हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सभ्य स्टडी में। तो चलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास के कुछ 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है दोस्तों सीखने में स्थानांतरण। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? सीखना। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है स्तंभाकृति। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो वह कहलाता है स्तंभाकृति। ओके। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो दोस्तों किशोर अवस्था में। इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? दोस्तों किशोर अवस्था में। वैसे 90% बुद्धि का विकास हमारा शैशवावस्था में हो जाता है, लेकिन विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम पूछा है इसमें, तो किशोर अवस्था में। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। शिशु छोटा बच्चा होता है, उसका व्यवहार किस पर आधारित होता है? तो वह है मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। ये मूल प्रवृत्तियाँ जो मैकडूगल महोदय मूल प्रवृत्ति के जनक माने जाते हैं, इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी। तो शिशु का जो स्वभाव होता है मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो दोस्तों इसमें है आपका कोहलर जो है वनमानुष पर, और कभी कभी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चनों में चिंपांजी आ जाता है तो चिंपांजी पर टिक लगाना है आपको। और इन्होंने सूझ के द्वारा सीखने अधिगम का सिद्धांत दिया था। ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे रिक्त स्थान में भी उच्च होंगे। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। ये जरूरी नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चा ज़रूरी नहीं है कि वो निर्माण कार्य में भी तेज हो। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या होती है? ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा होती है, वो होती है आपकी रुचि। जब आपकी रुचि एक साथ पढ़ाई में लगेगी, आप इस जो भी मैं ये पढ़ा रही हूँ इसमें आपके अगर इंटरेस्ट होगा तभी आप कुछ सीख पाओगे। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो आपकी वह है तार्किक विधि। स्मृति के मापन के लिए इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट का विकास द्वारा किसके द्वारा किया गया था? तो बच्चों ये है मार्गन तथा मुर्रे जो मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 31 कार्ड लिए थे। टेट का प्रासंगिक अंतर्बोध ये प्रक्षेपी परीक्षण है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान यह है बच्चों कि इस मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा बना दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है तो वह आपका वर्गीकरण का सिद्धांत विकास और वृद्धि के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो कक्षा शिक्षण में यानी कि आप क्लास में बैठे होते हैं तो वहाँ प्रस्तावना पाठ प्रस्तावना सोपान किस नियम पर आधारित होगा? तो वह तत्परता। आप तत्पर होंगे उस चीज़ को सीखने के लिए तभी तो सीख पाओगे। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है दोस्तों, तो वह है आपका प्रत्यक्षीकरण। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है
प्रत्यक्षीकरण, किसी भी संप्रत्यय का निर्माण आप जब तक उसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाओगे तो उसके मैटर में आप संप्रत्यय कैसे बना सकते हो, सोच सकते हो, निर्माण कर सकते हो संप्रत्यय का। तो इसके लिए प्रत्यक्षीकरण का होना जरूरी है। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया है। प्रेक्षणात्मक अधिगम, तो दोस्तों यह आपके बंडूरा महोदय जो कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था और इसी को प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो बंडूरा महोदय जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय दिया था। अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया था। तो आप इसमें ये बहुत आपको ऐसे क्वेश्चनों को रट लेना चाहिए क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो आपको अधिगम में अर्थात सीखने में प्रभाव का नियम का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये थारनाइक महोदय हैं, जिन्होंने 3 मुख्य नियम बताए थे और 5 गौड़ नियम बताए थे। 3 मुख्य नियमों में इन्होंने प्रभाव, तत्परता और अभ्यास का नियम दिया था। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। आंतरिक, तो आपको दिमाग लगा के क्वेश्चन का जवाब देना। तो बच्चों इसमें है ना रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति, नॉट अभिवृद्धि, रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति अवधान के जो है आंतरिक और व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक तत्व हैं। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र के अलग न हो पाने के कारण होती है, तो वह है आपकी डाउन सिंड्रोम अवस्था हो जाती है। 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण बनती है वह अवस्था डाउन सिंड्रोम होती है। कोहलर वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है, तो वह आपकी बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। तो वह आपकी पूर्व पारंपरिक अवस्था जो है, कोहलर वर्ग ने मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं, नैतिकता की मुख्य 3 अवस्थाएं बताई थी। अगर क्वेश्चन में आपके 6 पार्ट आते हैं तो तीनों के 2-2 पार्ट दिए थे उन्होंने, 2-2 ऑप्शन बताए थे। तो आप उनको याद रख लेना है। आपको मुख्य रूप से 3 थी। वैसे अगर क्वेश्चन में अगर 6 आते हैं तो 6 पर क्लियर करना है आपको। कोहलर वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है, तो उन्होंने पूर्व पारंपरिक अवस्था में बताया था कि बाह्य कारकों के द्वारा नैतिकता निर्धारित होती है बच्चे में। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी, तो दोस्तों मैं आपको इसमें बताऊंगी, आपको याद रखने का ट्रिक भी बताऊंगी कि आपको किस तरह, जैसे अंतर्मुखी इसमें छोटे ऊ की मात्रा है, बहिर्मुखी इसमें भी छोटे ऊ की मात्रा है, उभयमुखी इसमें भी छोटे ऊ की मात्रा है। तो आपका जो भी मनोवैज्ञानिक है इससे संबंधित उसमें भी छोटे ऊ की मात्रा है। तो इसको याद रखने का ये मेरा खुद का बनाया हुआ ट्रिक है। तो युंग जो महोदय हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण उन्होंने किया है। तो दोस्तों इसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे क्योंकि क्रेचमर महोदय जो हैं उन्होंने शरीर की स्वस्थता के आधार पर वर्गीकरण किया है। तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो इसलिए युंग जो महोदय हैं इनको इस ट्रिक के आधार पर आपको याद रख लेना है। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमनीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं, तो आप दोस्तों ये आगमन विधि है जो उदाहरण से नियम की ओर, और निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर। तो दोस्तों इसको भी याद करने की आपको ट्रिक बता देती हूँ। जैसे निगमन विधि नी से चालू होती है तो नियम से उदाहरण की ओर अपने दिमाग में बैठा लेना। आगमन ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है। ठीक है। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण होता है। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण होता है इद। फ्राइड ने मूल्यों का आंतरीकरण 3 आधार पर इद, ईगो और सुपर ईगो। तो आप बताइए इद, ईगो, सुपर ईगो इसमें किस में हमारे मूल्यों का आंतरीकरण बताया है, तो यह है आपके सुपर ईगो, परा अहम शब्द में। व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो यह आपके वॉटसन महोदय हैं। दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें प्लीज़, और आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि वॉटसन महोदय थे जिन्होंने ये कहा था कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसको कुछ भी बना सकता हूँ। अर्थात इनका कहने का मतलब तात्पर्य यह था कि बच्चा जो होता है कोरा कागज़ होता है, हम उसको जिस तरह ढालना चाहते हैं वैसा ही बन जाता है। तो वॉटसन महोदय को व्यवहारवाद के जनक के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन ये बता देती हूँ कि वॉटसन महोदय थे जो
जिन्होंने ये कहा था कि मुझे नवजात शिशु दे दो और मैं उसे वकील, चोर और जो चाहे बना सकता हूँ। ध्यान आकर्षित होने में की भूमिका होती है। तो दोस्तों, ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता होनी चाहिए। तो उद्दीपन की तीव्रता होनी चाहिए। तो आप बता दो, आप मुझे बताओगे कि पावलोव महोदय ने उद्दीपन का सिद्धांत दिया था, और जो एसआर थ्योरी है, उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत, जो आपके क्या कहते हैं, थॉर्नडाइक महोदय हैं। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की क्या कला है दोस्तों? छात्र में रुचि उत्पन्न करने की, तो यह प्रेरणा है। प्रेरणा एक ऐसी चीज़ होती है बच्चों में, ये सकारात्मक, नकारात्मक, ये किसी भी नेगेटिव, मतलब किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो प्रेरणा बच्चों में ये रुचि उत्पन्न करने की एकमात्र ऐसी कला है जो बच्चों को कुछ भी करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। एसवार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये एसवार सिद्धांत ये वैसे वुडवर्थ महोदय के द्वारा दिया गया था। तो ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने एसवार सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। और एक क्वेश्चन और बता देती हूँ दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, उसको आप अपनी नोटबुक या नोट डायरी में लिख लेना। तो दोस्तों, बुड में शिवम क्रो है, बुड में शिवम क्रो है। ये सारे जो मनोवैज्ञानिक है, बुड से वुडवर्थ, मैं से मैकडूगल, सी से स्किनर, वॉ से वॉटसन, बुड में शिवम, मैं से मैकडूगल, क्रो हैं क्रो, ये सारे कौन हैं? आपके व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, क्योंकि काफ़ी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चनों में ये पूछा जाता है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी हैं। तो इसको याद रखने का आसान तरीका होगा, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी कहलाती है। कौन सी मापनी है? तो वह आपकी अनुपात मापनी है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन किस व्यक्ति ने कहा है? संवेग जो होता है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, अर्थात ये वुडवर्थ महोदय ने कहा है। संवेगात्मक विकास के जनक गोलमैन महोदय माने जाते हैं। व्यक्ति की उत्तेजित दशा संवेग को बताया है, तो यह है वुडवर्थ महोदय। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ होता है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ होता है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। उनकी ज्ञान क्षमता का शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का असली अर्थ होता है दोस्तों ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अर्थात बालक या बालिका अपनी रिक्त के प्रति कठोर होंगे। किसके प्रति कठोर होते हैं दोस्तों? तो वह अपनी समस्या के प्रति कठोर होते हैं। पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होते हैं। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों की पहचान किसके द्वारा की गई थी? तो ये दोस्तों आपके जीन पियाजे जो महोदय, इन्होंने मनोवैज्ञानिक, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का, इनको जनक के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। 0 से 2 जो संवेदीगामक अवस्था, 2 से 7 जो थी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी, 7 से 11 जो आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी, और 11 से 15 जो आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी बताई थी। ये संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? कौन से जो गुण हैं अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? तो आपकी बहुत विनीत और स्वयं में सीमित होना, ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं है दोस्तों। नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता, ये सभी आपके मानसिक स्वास्थ्य को दर्शाते हैं। ये बहुत अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण हैं। जिन बच्चों में आत्मविश्वास होता है, सहनशीलता होती है, नियमित जिनका जीवन होता है, वो सभी आगे बहुत कुछ आगे बढ़ जाते हैं। अधिगम क्षमता में निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से, तो ये आप बताओगे किससे प्रभावित नहीं होती है? तो ये राष्ट्रीयता है, ये भाववाचक संज्ञा है, जो राष्ट्र की राष्ट्रीयता भावना, ये अधिगम क्षमता में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती है। आनुवंशिकता, वातावरण, शिक्षण, प्रशिक्षण, ये सभी अधिगम क्षमता में प्रभाव डालते हैं। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया था? किस अधिगम मनोवैज्ञानिक बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया था? तो आपके ये गुथरी जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया था। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? तो दोस्तों स्कूल का बस्ता क्या अधिगम में कुछ सहायता करता है? नहीं। स्वकेंद्रित अवस्था होती है। स्वकेंद्रित अवस्था दोस्तों जन्म से 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था को स्वकेंद्रित अवस्था बताया है।
माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना, यह पूर्व किशोर अवस्था में होता है। जब बच्चा किशोर होने की स्थिति में आता है, एज में आता है, तो वो अपने माँ बाप को छोड़कर अपने दोस्त या संगी साथियों को ज़्यादा पसंद करता है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित होता है। तो ये आपका सीखने का जो प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित होता है, तो वह आपके अब किससे संबंधित होता है दोस्तों? तो वह आपके प्रशंसा नहीं, इसमें है अभ्यास कार्य से, तत्परता से संबंधित होता है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है तत्परता से। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहां बच्चा बहुत कुछ ऊंचाइयों तक जाने के लिए योजनाएं बनाता है, मेहनत करता है। संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है, तो संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी का प्रमुख कार्य होता है भर्ती। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक दोस्तों ये सभी हैं। प्रतियोगिता, प्रशंसा, निंदा, अनुकरण, ये सभी सीखने को प्रभावित करते हैं बच्चे के। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं आप दोस्तों? तो यह है आपको उनकी क्या कहते हैं, किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गलत बात है। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? तो ये उपरोक्त सभी रूपों में माना जाता है, क्योंकि प्रेरणा जो होती है बालक की व्यक्तिता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा और भर्त्सना, ये सभी प्रेरणा इस रूप में उपयोगी होती है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? बुद्धि और सृजनात्मकता में दोस्तों तो ये धनात्मक संबंध पाया जाता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावशाली उपागम है अनुशासनहीन छात्रों को शिक्षण को रोचक और व्यावहारिक बनाना। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? तो शिक्षण को आप अगर पढ़ाई को रोचक और व्यावहारिक बनाओगे तो बच्चा स्वयं ही अनुशासित रहता है। शैशव अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? तो ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको रट के डाल देना बच्चों। इसमें ये शैशव अवस्था जो होती है छोटे बच्चों की अवस्था है, तो मूल प्रवृत्त्यात्मक क्रियाकलाप होते हैं। इसमें जिन विद्यालयों में समय की शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में प्रशिक्षित करना चाहिए? तो ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण में, ठीक है, इनको प्रशिक्षित करना चाहिए। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो बच्चों ये कुशाग्र जो बुद्धि वाले बच्चे होते हैं इनको समायोजन होने में समस्या प्रॉब्लम होती है क्लास में। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई, शिक्षक को इसे सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन से है। किसका? तो उद्दीपन, विकास का वही संबंध परिपक्वता से होता है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से होता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।